चलो, तो कैपिटल बजटिंग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक है जो डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इसमें थोड़ा फॉर्मेट जैसा बनेगा, कुछ पर्टिकुलर क्रैकर में उन्होंने एक दो सम्स दे रखे हैं जो इस पैटर्न पे पूछे हैं, और टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में बड़ा सम इसमें से बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। मॉड्यूल में प्रॉपरली प्रेजेंटेड तो शायद ही मिलेगा, तो अभी उस पर नहीं जाते है वो पार्ट, लेकिन पहले यहीं पे समझ लो। मैं फॉर्मेट यही समझा रहा हूँ, नहीं चाहिए पेज नंबर, यहाँ कंटेंट ही देख लो, तो उसमें क्या उतना प्रॉपरली नहीं दे रखा है, मैं लिखवा देता हूँ, वैसे नोट कर लो तो बेटर है। अब जो टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन। ये पर्टिकुलर कैटेगरी है कि हम इसके अंदर किस पॉइंट पे बात करने वाले हो, किस टाइप के सम्स आते हैं। आइडिया ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके बिजनेस में आ सकता है जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, बिजनेस चल रहा है, और अब ऐसा आ गया है कि या तो इस मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। दो ऑप्शन है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपके पास कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपका जो भी पर्सनल व्हीकल है, तो आप काफी साल से वो व्हीकल यूज कर रहे हो। अब क्या होता है, नया नया व्हीकल है तो वारंटी रहती है, रिपेयर्स एंड ऑल इतना खर्चा नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे जैसे व्हीकल पुराना होता है तो कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का एक्सपेंस आता रहता है, सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंट रिपेयरिंग की नीड होती है। कभी कोई पार्ट खराब हो गया, कभी कुछ रिपेयरिंग का आ गया, एंड पार्ट्स जैसे वेरिएंट टेयर बढ़ता जाता है, रिप्लेसमेंट का खर्चा बार बार आता है। टायर पुराने हो गए तो खर्चा करो, बैटरी खराब हुई वो खर्चा करो, कुछ ना कुछ सर्विस में और आ जाएगा, इंजन ऑयल फ्रीक्वेंटली चेंज करो, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट पे ना अपने दिमाग में भी ऐसा आता है कि यार अब बहुत हो गया, बहुत खर्चा कर लिया इसमें, अब नया व्हीकल ले लेते हैं। अब ये पॉइंट पे जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, अगर आपका व्हीकल है या मोबाइल फोन है, तो वो डिसीजन थोड़ा सा रैंडम या इमोशनल बेसिस पे भी हो सकता है कि बोर हो गए, एक ही व्हीकल इतने साल से चला रहे हैं, बार बार खर्चा आता है, बदल देते हैं। और आपको लग रहा है कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो पुराना वाला व्हीकल बेचो, जो एक्सचेंज में इसका थोड़ा पैसा आ गया माइनस करा लो और नया व्हीकल ले लो। लेकिन ये बात बिजनेस में इतना इजीली आप डिसीजन ले लो वो शायद सही ना पड़े, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की मशीन है। अब ऐसा होगा कि इतने साल से कुछ खर्चा नहीं किया और खर्चा करने का मूड है आपका, ठीक है, कुछ नया खरीदना है, कितनी बार होता है शॉपिंग करने का मन हो रहा है, जरूरत नहीं है लेकिन मन है, कुछ खर्चा करते हैं, बहुत टाइम से कुछ नया खरीदा नहीं है, जाके कुछ खरीद के आ गए, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। बिजनेस में थोड़ी ना आप डिसीजन ऐसे रैंडमली ले सकते हो, वहां सारा गेम हो जाएगा कैलकुलेशन का। अच्छा, जो 2 व्हीलर की बात अपने कर रहे हैं ना, तो आप एक ही व्हीकल इतने साल से चला रहे हो, बोर हो गए, घर पे आपने बोला कि बार बार इसमें खर्चा आता है, ये है वो है, तो घर वाले एकदम से एग्री करते हैं, बोले हाँ यार बहुत खर्चा आता है, नया व्हीकल ले लेते हैं। अब जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो तो इवेल्युएट करेगा ना कि पुराने व्हीकल में रिपेयरिंग करा के चलाए या फिर नया व्हीकल ले लें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने कैलकुलेशन करते हैं कि यार पूरे साल में अगर 3-4 बार सर्विस करा भी लिया, इतना खर्चा आ भी गया, तो ठीक है ना, व्हीकल चल तो रहा, इसके बदले नया लेने जाएंगे तो इतने पैसे ऊपर डालने पड़ेंगे, वो कहाँ से आएंगे। तो वो जो एनालिसिस आप कर रहे हो ना, वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिसीजन में हम करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ और एग्जाम्पल लेना तो अपने आज की डेट में पेट्रोल कार वर्सेस ईवी कार, ये भी एक कैलकुलेशन चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार पेट्रोल कार से ईवी पे स्विच कर लेते हैं तो क्या होगा, अपना रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन हर केस में वो डिसीजन सही होगा कि मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पेट्रोल गाड़ी बेच के ना सिमिलर ईवी कार ले लेता हूँ, तो ये डिसीजन 100% सही होगा कि सबको ऐसा करना चाहिए। क्या बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे, चलो ये एग्जांपल में थोड़ा आप रिलेट भी कर सकते हो। अगर ये सिचुएशन है तो एनालिसिस क्या बेसिस पे करोगे, सिर्फ पेट्रोल का कॉस्ट देख के अपनी चेंज कर दे गाड़ी, वो सही रहेगा, और क्या फैक्टर देखने पड़ेंगे। हाँ, गाड़ी की लाइफ, ठीक है, जैसे कार की लाइफ है तो ईवी बैटरीज में लोग 8 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो 8 साल तो मिनिमम लाइफ है गाड़ी की। लेकिन 8 साल के बाद जो है बैटरी का कॉस्ट आएगा, और बैटरी ही लाखों रुपए की है, तो फिर उस पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि मैं इतने लाखों रुपए की एक बैटरी खरीदूं या थोड़े पैसे और डाल के नई गाड़ी ले लूं, वो पॉइंट भी आ जाएगा। और कुछ अभी इमीडिएटली कुछ खर्चा होगा पेट्रोल से ईवी पे स्विच करोगे तो, या जितने में पेट्रोल गाड़ी बिकेगी उतने में ईवी आ जाएगी, कॉस्ट तो लगेगा ना। अब भाई मेरे पास जो पेट्रोल गाड़ी है वो मुझे कुछ अराउंड 10 to 12 लाख की रेंज में पड़ी, ठीक है। अब वो गाड़ी मेरी 5 से 6 साल पुरानी है। अब मैं ही सोच रहा था कि यार मैं ईवी गाड़ी पे स्विच करूं या ये गाड़ी चलने दो। अब इसमें मेन क्या होता है ना, अब गाड़ी की, पेट्रोल गाड़ी की एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब मेरी गाड़ी की एवरेज है 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर, तो अगर मैं 1 किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट गिनूं तो वो 8 to 10 रुपीज़ हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एवरेज एंड ट्रैफिक। अब सिटी में बहुत ट्रैफिक हो तो 9-10 की एवरेज आती है, हाईवे पे जाता हूँ 13-14 की आती है, ठीक है, वैसा होता है। तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है। अब कहीं जाना हो, 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली,
तो लगता है गए 500 रुपये, पेट्रोल तो लग ही रहा है, वो डेली का कॉस्ट है। अब इसके बदले अगर ईवी गाड़ी होती तो 50 किलोमीटर जाने का खर्चा 5 रुपये भी नहीं होता, लेकिन उसका कॉस्ट नहीं है। तो अब मैं इस पॉइंट पे सोचूं कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पेट्रोल का खर्चा रिकरिंग करता रहूं और यही गाड़ी कंटिन्यू करूं, या फिर मैं ईवी कार पे स्विच कर दूं। अब ये कैलकुलेशन मैं करूंगा कैसे, अगर क्योंकि रियल केस है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, फिर अपने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसमें मुझे 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। अब एक तो ये है कि जो गाड़ी मेरे पास है, मान लो 12 लाख रुपए की गाड़ी है जो मैंने ली थी आज से 6 साल पहले, 2019 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, तब 11-12 लाख रुपए की थी विद जो भी इंस्टॉलमेंट्स एंड एवरीथिंग। आज 6 साल हो गए उस गाड़ी को। अब अगर मैं गाड़ी आज बेचने जाऊंगा तो इसका कुछ ज्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, शायद हाफ मिल जाएगा, मान लो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो चलो 5 लाख तो मेरे पास आ गए, ये इसकी सैलवेज वैल्यू है एज ऑन टुडे। पर इसके बदले मुझे स्विच करना पड़ेगा ईवी कार पे। अब सेम रेंज की ईवी कार अगर आज लेने जाऊंगा तो कितने की पड़ेगी, इससे तो महंगी होगी। और ईवी गाड़ी एक्चुअली महंगी है, मतलब मेरी गाड़ी की रेंज की अगर मैं ईवी कार लेने जाऊंगा ना तो नियर अबाउट 18 to 20 lakhs, इतना तो खर्चा है। तो 5 लाख रुपए तो यहाँ से आ जाएंगे। तो चलो ये 5 लाख तो मेरे पास है, लेकिन बाकी के ऊपर कम से कम 13 से लेके 15 लाख रुपए मुझे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन दिस कार। समझ आ रही? तो पहला तो यही बड़ा खर्चा है, डिसीजन लेते टाइम यही ब्रेक लग जाएगा, अच्छा 15 लाख रुपए और खर्चा करो, नहीं पर फिर एक बार ले ली तो ईवी गाड़ी है, फिर तो पेट्रोल का खर्चा ही नहीं है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती ना, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाले वो वसूल कैसे होंगे, मेन पॉइंट वो है। ठीक है, अब वसूलने के लिए फिर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट देखूंगा। अब इस गाड़ी में मेरा जो 1 किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट है, मान लो 10 रुपए आ रहा है, चलो एवरेज गाड़ी की कितनी भी कहूँ, 10 रुपए पर किलोमीटर में रनिंग कॉस्ट है। अगर मैं स्विच कर लेता हूँ तो ये 10 रुपए का कॉस्ट खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मान लेते हैं ना के बराबर है, रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर 10-20 पैसे से ऊपर नहीं है, नेग्लिजिबल है। चलो पूरा अपना जीरो भी कर दे तो मेरा 10 रुपए का सेविंग तो पर किलोमीटर हो ही रहा है ना, बात समझ आ रही है। बट अब पॉइंट ये है कि मेरा गाड़ी का यूज कितना है उस पर तो डिपेंड करता है। मैं महीने की 1000 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ एवरेज, ऐसा मान लो, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, रोज का 30-40 किलोमीटर ही हुआ, चलो उतना है। तो 1000 किलोमीटर पे मेरा सेविंग कितना है, 10,000 रुपए महीने का। पूरे साल का कितना है, 1,20,000। अब अगर मैं इसको ऐसे इसी बेसिस पे गिन रहा हूँ 1,20,000, तो इस एवरेज से इतना पैसा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 11 साल। समझ आ रहा है? गाड़ी की बैटरी की लाइफ ही 8 साल है, 18 लाख की गाड़ी है, 8 साल बैटरी चलेगी, उस पर बैटरी चेंज करूंगा ना तो 5-6 लाख रुपए की तो बैटरी आएगी तब। अब 6 लाख रुपए की तब बैटरी लूंगा तो मन करेगा इससे अच्छा नई गाड़ी ना ले लूं, इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ, फिर बैटरी बदला के वही गाड़ी चलाता रहूँ, बोर हो जाऊंगा, इससे बेटर नई गाड़ी ले लूँ। क्या पता तब तक ईवी गाड़ियां सस्ती हो जाए, 8 साल बाद मार्केट कहाँ जाएगा अपने को कहाँ पता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। अब किसी ने बोला यार ऐसा नहीं होता है, ईवी गाड़ी लेते हैं तो यूज बढ़ जाता है, फिर पेट्रोल का खर्चा लग नहीं रहा है। हाँ एक बार डिस्कशन हो रही, दोस्त बोला तू ईवी गाड़ी लेगा चलाएगा तो ज्यादा, बोला पर ज्यादा चला चला के 1000 का 5000 किलोमीटर थोड़ी चलाऊंगा, चल फालतू में चक्कर मार के आ जाते हैं, गाड़ी तो फ्री पड़ी। ऐसा तो होगा नहीं, जितना यूज है उतना ही करूंगा। थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा भी हो गया तो ये 1000 का अगर मैंने 1500 किलोमीटर भी कर लिया, 500 किलोमीटर चल एक्स्ट्रा चला लिया, पैसे नहीं लग रहे, घूम फिर के आ गए, कुछ भी हो छोटी छोटी बात पे गाड़ी निकालेंगे, अपना कहाँ पेट्रोल लग रहा है। अब ये 2-4 दिन का फैसिनेशन है, फिर तो वही होगा ना, जितना यूज होगा उतनी गाड़ी निकलने वाली। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना कर लूंगा, ये 10 का 15 हो जाएगा, ये 1,80,000 हो जाएगा, तो भी ये 13 लाख रिकवर करने में मुझे कम से कम 7-8 साल तो लग ही जाएंगे। मतलब गाड़ी की लाइफ ही 8 साल है, मैं तो बैटरी के बराबर ही गिनूंगा। तो अगर 8 साल के बाद भी एग्जैक्ट मेरा ब्रेक इवन आ जाता है तो मैंने इतनी मेहनत की क्यों, बात समझ आ रही है? अगर इस एवरेज से देख लो 5 साल में भी रिकवर नहीं हुआ, 6-7 साल लग जाएंगे, नियर अबाउट वही हो रहा है, 7-8 साल ही हो रहे, तो 8 साल लग जाएंगे मुझे पैसा रिकवर करते करते, तो ब्रेक इवन आएगा। उसके बाद मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग्स करूंगा ना, समझ आ रहा है? बट सेविंग्स करने के टाइम पे बैटरी खत्म हो गई तो गाड़ी की, फिर ये सारा खर्चा तो गया ना, खत्म हो गया, फिर नई गाड़ी तो कोई फायदा नहीं है अभी इस पॉइंट पे। बिकॉज ऑफ दिस हेवी कॉस्ट कोई मीनिंग नहीं है कि मैं स्विच करूं। इससे बेटर है कि अगर मैं रोज का 50 किलोमीटर पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा रोज का 500 रुपये लग रहा है, चलो ठीक है, 30 दिन चलाऊंगा 15,000 लगेगा, ठीक है ना। 15,000 के हिसाब से अगर मैं वो गाड़ी अगले 6 साल भी चला लूँ तो भी मेरा इतना खर्चा तो नहीं होने वाला, बात समझ आ रही? तो जस्ट बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है या पेट्रोल का पैसा बच जाएगा तो चलो फटाफट स्विच कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर मैं सोच रहा हूँ कि चले काम करते हैं ना, मैं सेम रेंज की गाड़ी क्यों ले रहा हूँ, थोड़ी सस्ती गाड़ी ले लेता हूँ। तो फिर मैं कार की क्वालिटी में डाउनग्रेड कर रहा हूँ, मतलब जिस लेवल की गाड़ी में अभी चला रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज, मैं उसे छोटी गाड़ी में जा रहा हूँ, तो वो गाड़ी का कॉस्ट भी कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तो है, उससे नीचे तो ईवी है ही नहीं। तो भी इस जो रिकवरी होगी उसके ऊपर मुझे 5-6 लाख रुपए तो और डालने पड़ेंगे।
फिर 10,000 के हिसाब से रिकवर करते करते 4 साल लग जाएंगे, 4 साल के बाद ब्रेक इवन आएगा, तो एक बार प्रॉफिट में आ सकता हूँ। बट फिर वो होगा कार के लेवल में कॉम्प्रोमाइज कर लिए, जो गाड़ी चला रहा हूँ उसे छोटी गाड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि सेम लेवल की गाड़ी तो 50% महंगी है। तो आज की डेट में जितने लोग पेट्रोल गाड़ियां यूज कर रहे हैं, इसलिए मेजोरिटी लोग स्विच नहीं कर रहे। हाँ, जिनके पास है और दूसरी गाड़ी खरीदनी है या बेच ही रहे थे तो ईवी पे जा रहे हैं तो अलग बात है, या पैसों का कोई फर्क नहीं पड़ता तो अलग बात है, या फिर मेरा कार का यूज बहुत है, अब डेली का मेरा 100 किलोमीटर का यूज है, मान लो है कितने लोगों का भी ट्रैवलिंग रहता है, बिजनेस के काम के लिए आते जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग हो जाता है। अब 100 किलोमीटर में अगर रोज का चला रहा हूँ तो डेली का 1,000 रुपये बच रहा है। ये तो मेरा वर्किंग रिक्वायरमेंट है, बाकी पर्सनली भी गाड़ी वीकेंड्स पे भी यूज हो रही है, तो मैं गिनूंगा यार मेरा तो महीने का ना 4,000 किलोमीटर का यूजेज है, फिर तो पेट्रोल के हिसाब से 40,000 बचा लिए, फिर तो 2 साल में रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे लोग जल्दी स्विच कर रहे हैं जिनका यूजेज उतना है, लेकिन यूजेज ही नहीं है तो फिर स्विच करके क्या मतलब है, समझ आ रहा है। तो ये जो आप पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये है रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि भाई मैं पेट्रोल गाड़ी कंटिन्यू करूँ 10 रुपये किलोमीटर पे, या फिर मैं स्विच कर लूँ। तो वो डिसीजन जो है वो आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे लेना है। तो नॉर्मली छोटी मोटी चीज होती है ना, मोबाइल फोन में तो होता ही होगा, आपका फोन पुराना हो गया, अब एक्चुअली खराब नहीं हुआ है लेकिन बोर हो गए, है ना, 1-2 साल होते फिर बोर हो जाते हैं, नया फोन चाहिए। तो अब घर वालों को फिर पटाए कैसे नए फोन के लिए, तो बैठे बैठे फोन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। 4 बार तो उनके फोन नहीं उठाते अपने, बोले रिंग ही नहीं बजती, सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हेलो हेलो करके फोन काट दिया, बोले आवाज नहीं आती, फोन खराब हो गया अब नया दिला दो। घर वाले बोलते हैं रिपेयर करा लो, 500-1000 में ठीक हो जाएगा, नए फोन का खर्चा करने की क्या जरूरत है। तो वो रिप्लेसमेंट डिसीजन जो है आप तो अपने मूड के हिसाब से ले लो, नया फोन आ गया चलोगे नया खरीद लेते हैं, लेकिन जिसके पैसे लग रहे हैं वो इवैल्यूएशन करेगा कि फाइनेंशियली क्या सही है, बात समझ आ रही। और हम कर ही रहे हैं कैपिटल बजटिंग, तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमें ये सारी चीजें कैलकुलेशन के बेसिस पे देखनी है। अब मेन पॉइंट क्या है ना, जब सम आएगा ना, सम में डेटा बहुत सारा दिया होगा रिप्लेसमेंट डिसीजन में, ऐसा ही होगा डेटा, एग्जिस्टिंग मशीन इतने की है, उसकी आज की सैलवेज वैल्यू इतनी है, न्यू मशीन पे शिफ्ट करोगे तो इतने की पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा पैसा इतना जाएगा, एग्जिस्टिंग मशीन का कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट है, नई मशीन पे जाओगे तो इतना सेविंग होगा। अच्छा, नई मशीन पे जाओगे तो जरूरी नहीं कि सारा सेविंग ही होगा, कुछ खर्चा भी बढ़ सकता है, कुछ सेविंग्स होंगी, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो आपको वो सारा कंपेरिजन वो बताएंगे। फिर बोलेंगे कि यही मशीन अगर आप और 5 साल कंटिन्यू करते तो लास्ट में सैलवेज वैल्यू कुछ और होती, और उसके बदले आपने इस पे स्विच कर लिया और फिर इसको 5 साल बाद बेचने जाओगे, सैलवेज वैल्यू कुछ और होगी, तो डेटा बहुत सारा होगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इतना सारा डेटा देख के वैसे दिमाग घूम जाता है, सम शुरू कहाँ से करें, वो डर तो पहले ही लग रहा होता है, बड़ा पैराग्राफ है कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सम्स को ना अपने क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है जिसके बेसिस पे सॉल्व करना है, और पूरे सम के डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एट ए टाइम आपको एक ही पार्ट के ऊपर फोकस करना है, वो डेटा सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, समझ आ रही है। तो फॉर्मेट के हिसाब से कैसे सॉल्व होना चाहिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट डिसीजन के सम्स हम देख रहे हैं, इसके लिए जो अप्रोच यूज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसका सिंपल मतलब है न्यू माइनस ओल्ड, अगर फॉर्मूला के फॉर्म में बात करें, कहने का मतलब ओल्ड मशीन से न्यू मशीन पे शिफ्ट किया तो एक तरफ आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और एक तरफ आपकी इनकम या सेविंग्स बढ़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन है, खर्चा भी तो बढ़ेगा, पुरानी गाड़ी बेच के नई ले रहे हो, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, वो खर्चा है आपका, ठीक है। अच्छा, पुरानी से नई पे शिफ्ट हो रहे हो, पेट्रोल के बदले ईवी, तो पेट्रोल कॉस्ट कम हो रहा है, तो कहीं आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कहीं आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। अब इसी का तो कंपैरिजन करना है, अगर नेट एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, पुरानी गाड़ी चलने दो, लेकिन अगर नेट सेविंग ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर बेटर है कि आप स्विच कर लो। तो हम ये देखते हैं कि भाई पुरानी गाड़ी तो मेरे पास है, मैं नई पे शिफ्ट हो रहा हूँ ना, तो चेंज कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। और उसको प्रेजेंट करने के लिए न्यू माइनस ओल्ड, जैसे भाई पुरानी गाड़ी जो है वो बेच रहा हूँ तो उसके 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट नई गाड़ी 18 लाख की है, तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना 13 लाख रुपए। ये जो आपने किया ये क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है। ओल्ड से न्यू पे शिफ्ट करेंगे तो खर्चा कितना बढ़ेगा, समझ आ रहा है। पुरानी गाड़ी 10 रुपए लीटर, 10 रुपए किलोमीटर का कॉस्टिंग दे रही थी, नई गाड़ी 1 रुपए किलोमीटर बढ़ रही है, तो सेविंग्स कितना हो गया, 9 रुपए का। ये क्या किया, न्यू माइनस ओल्ड वाला। सेविंग्स है मतलब वैसे लिख दिया मैंने, बट 10 रुपीज पहले कॉस्ट था और 1 रुपया अब कॉस्ट है, 9 रुपीज का आपका सेविंग्स हो गया, समझ आ रहा है। दैट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच या न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इतना समझ आया, क्लियर। चलो अब प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पूरा जो डेटा है ना, वो डेटा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी। ए वाला जो है ना, वो है इनिशियल कॉस्ट, में प्रॉपर्ली फिर लिखवा देता हूँ।
बी वाला जो पार्ट है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलेंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा वाला है उसको टर्मिनल कैश फ्लो बोलेंगे। प्रॉपरली लिखवा देता हूँ, वैसे लिख लेना। पूरे सम को हम ऐसे 3 पार्ट्स में बांटेंगे। इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो, पुरानी गाड़ी से नई पे स्विच होने में आज की डेट में कितना पैसा जा रहा है। और देखो नई गाड़ी आपकी 18 लाख की है, तो 18 लाख आउटफ्लो है, बट सामने पुरानी गाड़ी बेच के 5 लाख रुपए आ भी तो रहे, तो नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 13 लाख हुआ। तो ये उस तरीके का कैलकुलेशन होगा। पार्ट बी जो है ना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ठीक है, इस ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग सेविंग्स है, वो सब आ जाएंगी, जिसमें अपन देख रहे थे कि पेट्रोल का खर्चा 10 रुपए किलोमीटर हो रहा है और ईवी गाड़ी का खर्चा 1-1.5 रुपए किलोमीटर हो रहा है, तो वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा, टैक्सेशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मेन कैलकुलेशन इस पार्ट में होता है। तीसरा जो है उसको बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लोज। ये एंड ऑफ द लाइफ, कि जब आप मशीन बेचोगे या कार बेचोगे तो सैल्वेज वैल्यू कितनी आएगी, आज नहीं, 5 साल 8 साल जितनी भी उसकी लाइफ है ना, उसके बाद। देखो आज मेरी पुराने पेट्रोल गाड़ी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं बेच रहा, ईवी पे शिफ्ट नहीं कर रहा, तो वो गाड़ी भी कम से कम 8 साल तो चलेगी। ठीक है, अब कुछ जैसे डेटा की अपन बात कर रहे थे कि 12 लाख में मैंने गाड़ी ली थी, आज बेच रहा हूँ ना तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे कैश सैल्वेज वैल्यू। थोड़े टर्म समझा रहा हूँ, कैश सैल्वेज वैल्यू मेरे समझ में आएंगे वापस। पर यही गाड़ी और 8 साल तक कंटिन्यू करूंगा तो गाड़ी की लाइफ है 8 साल आराम से चलेगी। पेट्रोल गाड़ी में तो 15 साल कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, तो 5 साल या 8 साल के बाद भी बेचूंगा तो भी तभी भी तो उसको कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वो जो अमाउंट मिलेगा वो 1 लाख रुपए होगा। अब 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 और चलाऊंगा, 14-15 साल के बाद तो गाड़ी की वैल्यू उतनी रहेगी नहीं। ये जो सैल्वेज वैल्यू है ये आज से 8 ईयर्स के बाद है पुरानी गाड़ी की। अब अगर मैं ईवी कार पे स्विच कर रहा हूँ तो वो गाड़ी आज की डेट में 18 लाख रुपए की, 8 साल के बाद इसकी भी तो कुछ ना कुछ सैल्वेज वैल्यू होगी डेप्रिशिएट होने के बाद। अब इसकी सैल्वेज वैल्यू इसके कंपैरिजन में शायद ज्यादा होगी, मान लेते हैं 5 लाख रुपए होगी, ऐसा अज्यूम कर लो, समझ आए। तो ये भी एक कंपैरिजन इस पार्ट में होता है कि पुरानी गाड़ी कंटिन्यू करूंगा तो लास्ट में 1 लाख रुपए मिलेगा, और नई गाड़ी पे शिफ्ट कर रहा हूँ और उसको बेचूंगा 8 साल के बाद तो 5 लाख रुपए मिलेगा, तो 4 लाख ज्यादा वापस आए, दैट इज टर्मिनल कैश फ्लो। तो इस टाइप का डेटा इस पार्ट में आता है वैसा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये 3 पार्ट्स में अपन ने सम को डिवाइड कर लिया। अब कोई भी सम जब आप शुरू करोगे तो सारा डेटा एक साथ नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस पार्ट में जो जो पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होते हैं वो भी अभी लिख लेंगे, उतने ही पॉइंट्स आपको देखने हैं और उसको प्लस माइनस करके सॉल्व करना है। उसके बाद इस पॉइंट पे आओगे तो इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हमें डिस्कस करने होते हैं वही देखेंगे। तो सारा डेटा एक साथ एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हमें लेना है डिसीजन, उसके लिए अगेन बात वही आएगी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पुराने से नए पे स्विच करने में फायदा है या नुकसान है, यही तो गिन रहे हैं। तो इसमें पता है कैसे देखेंगे, देखो अगर आप देखो ना तो ये जो है ना दिस इज आउटफ्लो, सही। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में मोस्टली आपको कुछ इनफ्लो मिलेगा, नेट इनफ्लो, और टर्मिनल कैश वैल्यू में भी आपको कुछ नेट इनफ्लो ही मिलने वाला है। एनपीवी निकालने के लिए हम लास्ट में ये करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एनपीवी में होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो ये दोनों में मोस्टली इनफ्लो होता है और ये वाला आउटफ्लो। अगर ये पॉजिटिव आ गया इट मीन्स कि आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स कि जो चल रहा है वो सही है, रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं। ये आउटलाइन बता दिया आपको कि सम का फॉर्मेट कैसा होगा। अब ये ए बी सी पॉइंट के अंदर क्या क्या आता है उस पर जाएंगे। इतना दिमाग लगाने के बाद सम में आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आपको इजीली डेटा दिखेगा। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पार्ट, इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो। अब इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे जनरली वो देख लो। सबसे पहले जो अमाउंट आएगा आपका वो परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। मशीन के नाम से चलते हैं अपन, कार वाला एग्जांपल तो ठीक है, मशीन ही है, बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ये आपका आउटफ्लो होगा, खर्चा होने वाला है इसमें। तो कुछ अमाउंट अज्यूम कर लो, लेस आफ्टर टैक्स
नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। देख लो, ये कुछ पॉइंट्स है जो पार्ट ए में यूजुअली आपको समझ में मिलते हैं। एक तो नई मशीन पे आपका कितना पैसा लग रहा है वो, उसमें से पुरानी मशीन बेच के क्या मिलेगा। अब इसमें लिखा है आफ्टर टैक्स नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन जो मैं बेच रहा हूँ, जैसे मेरी कार का एग्जांपल ले रहा था, ठीक है, तो 12 लाख रुपए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ये डेप्रिशिएट भी तो हुई होगी ना। डेप्रिसिएशन करते करते आज इसकी बुक वैल्यू आई है 4 लाख रुपए। दिस इज बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। बट ये गाड़ी जब बेचने गया ना, तो मुझे मार्केट में इसके 5 लाख रुपए मिले। दिस इज द सेल वैल्यू। प्रॉफिट है कि नहीं है? 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट में से टैक्स मांगेगी या नहीं मांगेगी? तो टैक्स तो लगेगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा है वो टैक्सेबल है। मान लो उस पर 30% टैक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो 30,000 रुपए तो गवर्नमेंट ले जाएगी इसमें। समझ में आ रहा है? तो 5 लाख रुपीस में मैंने गाड़ी बेची, लेकिन मेरे हाथ में 5 लाख बचा पूरा नहीं। जैसे ही मैंने 5 लाख रुपए गाड़ी बेची, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, तो 30,000 रुपीज जो है इनकम टैक्स वाले ले गए, तो मेरे हाथ में क्या है? 4,70,000। समझ आ रहा है? दिस इज नेट सैल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे फिर मैं लूंगा 4.7, और ओरिजिनल मशीन मैंने जितने की ली, मान लो 18 लाख की ली, तो 18 लाख। तो अल्टीमेट खर्चा जो मेरा हो गया वो तो डिफरेंस का अमाउंट हुआ 13,30,000। समझ आए? ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो ये जो आफ्टर टैक्स लिखा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट, इस टाइप की चीजें आपको समझ में मिल सकती है। तो पहले से आइडिया रहेगा कि कैसे उसको इवेल्युएट करना है। तो ये फिर 13.3 हो जाएगा। कुछ नंबर्स भी साथ में एज्यूम करना हो तो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट पे 1-2 बार बात हो चुकी है कि स्टार्टिंग में आपका वर्किंग कैपिटल का कुछ खर्चा बढ़ता है, तो ये परमानेंट एक्सपेंस नहीं है, ये खाली पैसा ब्लॉक होता है। मान लो नई मशीन के लिए थोड़ा पैसा हाथ में रखना पड़ता है, एंड दैट अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपका ना इतना पैसा ब्लॉक हो रहा है, बट ये 2 लाख रुपए आपको लास्ट में वापस मिलेगा जब आप ये मशीन बेच दोगे या बिजनेस बंद कर दोगे। ये अपन ने पॉइंट पहले भी यूज किया होगा, और आपके ध्यान में आ रहा होगा। वर्किंग कैपिटल का खर्चा पहले बढ़ता है, फिर लास्ट में रिकवर हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है। अब ये जो पार्ट है ना, इसकी रिकवरी लास्ट पार्ट में होगी, टर्मिनल कैश फ्लो में। क्योंकि जब आप मशीन बेच दोगे या बिजनेस बंद कर दोगे, तो ये 2 लाख रुपए जो आपके ब्लॉक्ड है वो फ्री हो जाएंगे। कुछ भी यूज कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी रिकवरी लास्ट पार्ट में होगी। ये आपका पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। समझ आए? कुछ इस टाइप का डेटा या ऐसी वैल्यूज यहाँ मिलेंगी, तो ध्यान रहेगा। पार्ट बी देख लो। मेन कैलकुलेशन सारा इसमें होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसमें फॉर्मेट ऐसा होगा, जितनी भी इंक्रीमेंटल सेविंग्स है, जितना फायदा हो रहा है पुरानी मशीन से नई पे स्विच होने से, वो सारा यहाँ प्लस होता जाएगा, लेस इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। मैं इंक्रीमेंटल वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम पुराने से न्यू पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो चेंज देखा जा रहा है, ओल्ड टू न्यू। इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, जितने खर्चे आपके बढ़ गए पुराने से नई मशीन पे शिफ्ट होने की वजह से, तो ये नेट सेविंग्स, ये कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। अब इसमें जो इफेक्ट हमें देना होता है, नेट सेविंग्स तो चलो अपनी जगह आ ही गए, इस पूरे पार्ट में जो और इफेक्ट देना होता है दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल ही होगा। देखो, पुरानी गाड़ी चला रहा था 12 लाख वाली, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन तो मैं क्लेम कर ही रहा हूँ। नई गाड़ी पे स्विच करूंगा तो उस पर भी डेप्री मिलेगा, तो पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ रही है ना। पुरानी गाड़ी तो 5 लाख की थी बुक वैल्यू पे, तो उस पर डेप्रिसिएशन कम होगा। नई गाड़ी 18 लाख की, तो उस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस यहाँ पे मुझे क्लेम करने को मिलेगा, और ये आएगा आपका नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स। अब अगर सेविंग्स हुई है तो टैक्स भी तो लगेगा, तो यहाँ से फिर टैक्सेशन माइनस करेंगे। क्या था? CFAT वाला कैलकुलेशन जा रहा है आपको, अगर आपको समझ आ रहा हो। एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेशन, फिर इसके बाद जो बचेगा
दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें पता है हमें जाना है CFAT पे, तो हम डेप्री फिर से एड बैक कर देते हैं। वही फॉर्मेट याद है आपको? सेम वही फॉर्मेट है यहाँ पे। फिर ये जो आएगा ना, ये है आपका CFAT पर एनम, तो हमें यहाँ तक जाना है। समझ आए? अब ये CFAT 1 साल का है। हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में पूरी लाइफ का कैलकुलेशन करते हैं, जितनी भी मशीन की लाइफ है। मान लो मशीन की लाइफ 5 साल है, 8 साल है, जो भी है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? PV का मल्टीप्लाई होगा। ये सब आपने किया हुआ है NPV के सम्स में ना। CFAT आते हैं हर साल का सेम है, तो हम क्या करते हैं? PV GT फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। वो फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो आएगी प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज पार्ट बी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये जो अमाउंट मिलेगा ना, ये हमें चाहिए, ये प्रेजेंट वैल्यू पे। समझ आए? तो NPV के सम्स में जो कर रहे थे ना, कुछ वैसा ही है। बोलो, कुछ क्वेरी यहाँ तक समझ आ रहा है? अब ये पार्ट हो गया, उसके बाद पार्ट C, दिस इज टर्मिनल कैश फ्लो। ये छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक है सैल्वेज वैल्यू, वो भी इंक्रीमेंटल बेस पे लेंगे। सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। डिपेंड करता है कि वो डेटा में है या नहीं, तो इफ एनी करके लिख देता हूँ, कितनी बार नहीं भी होती है। ये एक अमाउंट आएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड। क्या बिजनेस हो गया बंद, वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी, ये कुछ अमाउंट आएगा। इसको भी लेके आना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और फिर हमें मिलेगा टर्मिनल कैश फ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज पार्ट C। सिर्फ अभी आपको पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होता है। ऐसे ही रहेगा 90%, और सम्स में वैल्यूज कुछ ना कुछ दी होंगी। समझ आए? ये हो गया, फिर हमें डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए वो लास्ट पार्ट अपना NPV वाला, पार्ट B प्लस पार्ट C माइनस पार्ट A। अगर ये पॉजिटिव आया तो रिप्लेसमेंट करो, अगर नेगेटिव आया तो रिप्लेसमेंट मत करो, पुरानी मशीन चलने दो। दिस इज मॉनेटरी कैलकुलेशन वैल्यूएशन के बेस पे। नोट कर लो, कुछ नहीं समझ आए तो बोलो, हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं।
बोलो, नोट कर लिया? एक बार फॉर्मेट समझ आया क्या है? सम करने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी नंबर्स के साथ, बट फॉर्मेट आपके सामने इसलिए बना दिया कि ये थोड़ा इजी रहेगा। इन्होंने जो चीजें दे रखी है वो मॉड्यूल में पेज नंबर 488 489 पे है, सिमिलर फॉर्मेट है, एकदम 100% मैच नहीं होता है क्योंकि एक्सपेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, पर फॉर्मेट आपको वैसे मिल जाएगा। टॉपिक का जो नाम है दैट इज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, उसमें इसी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, बट अभी आपने खुद बना लिया तो क्या थोड़ा याद हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे ना सम देख लेते हैं, तो एप्लीकेशन समझा देता हूँ तो काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 26 है, वो सम कुछ इसी पैटर्न पे है। एग्जैक्ट मैचिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट्स यूज होंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी अप्रोच कैसे करना है। क्रैकर में देखना, क्रैकर में प्रॉब्लम नंबर 26 पेज 13.43, दिसंबर 12 में पूछा हुआ सम है, 16 मार्क्स का। डेटा समझ लो पहले, अच्छा सम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट outlay for a capital investment project of Priyanka Limited consists of 100 lakh rupees for plant and machinery and 40 lakh rupees working capital। तो आज अगर आप ये खर्चा कर रहे हो प्रोजेक्ट में तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, 40 लाख की वर्किंग कैपिटल अलग से लगेगी जो लास्ट में फ्री हो जाती है, आपको पता है। बाकी डेटा दे रखा है, जो सेल्स यूनिट है 1 लाख यूनिट आप बेचोगे हर साल अगले 5 साल तक, तो प्रोजेक्ट लाइफ पता चल गई। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स एक्सपेंसेस हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सब बोला हुआ है। डेप्रिसिएशन है WDV में, अब यहाँ मेहनत बढ़ा दी। WDV का मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग। SLM होता तो इजी रहता, 1 साल का कैलकुलेशन करते इंटू 5, बट अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी 5 साल का अलग अलग करना पड़ेगा, वेटेज बढ़ा दिया। अब ये अगर SLM कर देते सम का वेटेज 4 मार्क्स कम हो जाता, कैलकुलेशन ईजी हो जाता ना, आपको 5 ईयर्स का सेपरेटली नहीं गिनना पड़ता। फिर बोला है सैलवेज वैल्यू कितनी होगी, 5 साल के एंड पे जो भी प्लांट एंड मशीनरी की WDV आएगी वही सैलवेज वैल्यू मान ली जाएगी। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट लॉस वाला कोई चक्कर है नहीं वहाँ पे, वैसे वो क्लियर हो गया। जितनी आपकी डेप्रिसिएशन पे वैल्यू आ रही है उतने में चीज बिक रही है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो वो टैक्सेशन वाला पॉइंट उसमें अवॉइड हो गया। टैक्स रेट जहाँ यूज होगा 40% लगाना है, 5 साल का टाइम होराइजन, कट ऑफ रेट 12% मतलब डिस्काउंटिंग रेट। अभी आपको डिसीजन लेना है, फर्स्ट पार्ट गिनना है NPV वाला कि भाई क्या करें, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो कैलकुलेशन वही 3 पार्ट्स में करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देख लो कैसे अप्रोच करना है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब इसके लिए डेटा देखो, यहाँ पे 2 मशीन्स नहीं है, ओल्ड से न्यू वाला एग्जैक्ट केस नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट अभी सिखाया वो काम लगेगा। यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्ट करे या ना करे, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका उसमें लग रहा है वो पूरा कॉस्ट है, पुरानी मशीन बेच के इतना मिल जाएगा, वो वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, कोई इशू नहीं। तो जो आपका आउटफ्लो आ रहा है प्रोजेक्ट में वो कितना है, 100 lakhs प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 40 lakhs, ये 2 खर्चे हैं, तो 140 lakhs का आउटफ्लो। अब पुरानी कोई मशीन बेची, कुछ सैलवेज वैल्यू मिला, ऐसा तो कोई पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं,
तो पार्ट ए इतने में खत्म हो गया। तो जो सिखाया उससे कम ही आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बता दिए। अब ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो मेन है बी पार्ट, उसमें कैलकुलेशन है, क्योंकि वहां पे आपको गिनना पड़ेगा फॉर 5 years और वो सेपरेटली गिनना पड़ेगा, मतलब सीधा एक साथ आपने कैलकुलेशन कर लिया वैसा होगा नहीं। हमें निकालना तो CFAT है। मैं स्लाइड दूसरी ले लेता हूँ, फिर ये जगह कम पड़ेगी। पार्ट बी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। देखो नॉर्मल कैलकुलेशन होता तो इतना इशू नहीं था, सीधा सीधा अपन गिन लेते सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेशन प्लस डेप्रिसिएशन, आ गया CFAT। बट यही करना है, बट 5 years का अलग अलग, जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 5 साल का कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्मेट में होगा, पर्टिकुलर्स और 5 years का डेटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन रहेगा। अब स्टार्ट तो वहीं से करेंगे कि भाई सेल्स का जो रेवेन्यू है वो आपका कितना आ रहा है, 1 लाख यूनिट और 120 रुपीज पर यूनिट, तो भाई 120 lakhs हो जाएगा रेवेन्यू। अगर आपको रुपीज इन लैक्स लिखना है तो फिर पहले से डेटा वैसे ही रखना, और ये ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो है ना रुपीज इन लैक्स, ये नहीं लिखा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी अमाउंट है वो लैक्स में है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज है। अब इसमें कोई क्वांटिटी सेल वेल की कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये सब तो सेम ही रहने वाला है। ये अननेसेसरी बार बार लिखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड, वरना प्रॉब्लम नहीं था, एक ही बार गिन लेते। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक भी सारा सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ नहीं। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो भी सेम है 15 लाख पर ईयर। This is earning before depreciation and taxes. अब यहां से डेप्री लेस होगा। अब जब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन एट 25% WDV, तो ये एवरी ईयर अमाउंट चेंज होगा, रिड्यूस होता जाएगा। और डेप्रिसिएशन गिनेंगे किस पे, इनिशियल कॉस्ट पे। जो इनिशियल कॉस्ट है वो कितना है, 100 lakhs। 40 लाख तो लेना नहीं है ना, वो तो वर्किंग कैपिटल है, उसको जो डेप्रिशिएट करेंगे। तो 100 लाख का जो आपका अमाउंट है ना, उसको डेप्रिशिएट करते जाना है। एवरी ईयर 25% आपको डेप्री का अमाउंट मिलता जाएगा। तो पहला अमाउंट तो 25 lakhs आ जाएगा। सेकेंड ईयर का डेप्री कितना होगा, 75 lakhs पे 25%, हाँ 18.75। इसका कंप्यूटेशन आप अलग से ना वर्किंग नोट में दिखा देना तो भी ठीक है। फिर 17 में से 18.7, सॉरी 75 में से 18.75 गया, जो बचा उस पर 25%, 14.06। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी बता दो। उसको आगे राउंड ऑफ कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट 7.91। अब आप पूरा लिख रहे हो 45 लाख, तो फिर यहाँ पूरे अमाउंट ले सकते हो या फिर राउंड ऑफ कर सकते हो। डेप्री लेस हो गया। अब जो आएगा उसको बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब आगे का टेबल वही है जो अपन करते हैं, आपको पता है। कॉलम में बता देता हूँ, कंप्लीट आप करो। देखो EBT आने के बाद इसमें से टैक्सेस लेस होंगे एट द रेट 40%। जो बचेगा उसको बोलेंगे PAT। PAT से जाना है CFAT पे, तो डेप्रिसिएशन फिर से एड बैक हो जाएगा। ये तो हमने काफी समझ में किया है, डेप्री एड बैक। जो मिलेगा उसको बोलेंगे CFAT। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी तो लाना होता है लास्ट में। CFAT में PVIF मल्टीप्लाई होगा हर साल का।
फिर जाके आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। और हमें चाहिए इसका टोटल। ये सारी वैल्यूज आएंगी नीचे, टोटल कितना आएगा वो बता दो पार्ट बी का। बोलो कैलकुलेशन हुआ कंप्लीट?
मुझे टोटल बता दो। 116.33। बाकी सबका 120। इतना डिफरेंस आ रहा है। वन ट्वेंटी के अराउंड आ रहा है सर। एक बार चेक करके देख लो, सबका 120 आ रहा है तो अलग क्यों जा रहा है। नहीं तो लास्ट में पता चल ही जाएगा। अभी अगर मेजॉरिटी के हिसाब से एक बार 120.7 चलिए देख लेते हैं, लास्ट में टैली हो जाएगा। अब क्या बचा, पार्ट सी, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में दो चीजें आपको चाहिए होंगी, एक सैलवेज वैल्यू और एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो 40 लाख है, सैलवेज वैल्यू आपकी यहाँ पे आई होगी जब ये गिना होगा ना, तो लास्ट में एक नंबर आया होगा, सारा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एक वैल्यू बची होगी ना, वो वैल्यू कितनी है वो देख लो। अगर नहीं लिख के रखे तो 100 में से सारे अमाउंट माइनस कर लो तो भी आ जाएगा। 100 लाख की कॉस्ट थी ना, उसमें से 5 साल का डेप्री माइनस करके देख लो क्या बचता है। सो दिस इज सैलवेज वैल्यू। मैंने लास्ट में वही बोला था कि जितना WDV बचेगा ना वही सैलवेज वैल्यू होगी। तो ये टोटल हो गया 63.73 लैक्स। बट ये वैल्यू तो 5 साल के बाद की है ना, हमें आज की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें PVIF मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5वें साल का फैक्टर, और फिर आएगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो 36.16 देख लो। 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 12%, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, बोलो वो यहाँ तक। अब अपने को चाहिए फाइनली NPV, तो पार्ट B प्लस पार्ट C माइनस A। B ये रहा, B प्लस C कर लो। हाँ 5वें साल का फैक्टर। ये दोनों को प्लस करो, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो 140, कितना बचता है? NPV निकालना है। पार्ट B 120.70, पार्ट C 36.16 माइनस पार्ट A 140 16.86। ठीक है, पॉजिटिव है ना, मतलब फायदा है इसमें। जितना आपका आउटफ्लो है उससे इनफ्लो ज्यादा है भाई, 16.86 लैक्स। देख लो आंसर नियर अबाउट सेम आ रहा है, 16.85 आ रहा है ना, तो 116 वाला फिर रॉन्ग था, वो चेक करना पड़ेगा। फैक्टर में गलती हुई होगी या टोटलिंग में मिस्टेक होगी कुछ। बोलो पता चला। तो ये एक बड़ा सम भी कैसे रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट डिसीजन एग्जैक्टली नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं ये तो कैपिटल बजटिंग ही हो गया कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। बट मैंने आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन में जो फॉर्मेट समझाया है वो फॉर्मेट यहाँ पे काम आता है। तो हर सम में ना आपका वो माइंड क्लियर रहेगा कि हमको ये 3 पार्ट्स में पॉइंट्स देखने हैं और वैसे सॉल्व करना है, तो इशू नहीं आएगा। अब और भी जो सम्स बचे हैं वो इसी पैटर्न पे है। केस स्टडीज में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 जो मैंने बाकी रखवाया है उसमें भी ऐसे ही कुछ यूज होगा, तो वो कल अपने कंप्लीट करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ओवरऑल और भी कोई सम अगर इस पैटर्न का मिल जाए क्रैकर और मॉड्यूल में तो देख लेंगे। ठीक है, बस इतना रखते हैं आज। हाँ बोलो। हाँ नीचे 5000 लिखा है, 5000 नहीं लिखा, 5000 लिखा है। हाँ मिस्टेक हो सकती है, कुछ सैलवेज वैल्यू जैसा है। अगर सैलवेज वैल्यू होती है तो माइनस करनी पड़ती है, अगर वो करते हैं तो फिर फर्क पड़ता है।
हाँ ठीक है, अगर ऐसा मिस्टेक है तो फिर आप आंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वैसे ही करना होता है। ठीक है, तो 5 ये तो आ ही जाएगा ना। 5500 कैसे आ रहा है? 10,000 का खर्चा है ना। नहीं 6000 प्लस 5011 क्लोजिंग 6000 कहाँ से है? क्लोजिंग था ना कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग? CFAT का ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया क्या? शायद। हाँ तो गलत हो गया ना। 10,000 की मशीन है, लास्ट में उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो मशीन की वैल्यू लेंगे ना। 10,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कैश फ्लो उसका थोड़ी लेंगे, बराबर है फिर। ठीक है, अब क्लियर? और कुछ क्वेरी है क्या? बाकी जो आपके सम्स के डाउट्स बोले थे मैंने वो कल लेके आ जाना सर, जो अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे। तो जो भी क्वेरीज है, अब कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना कोई बाकी नहीं है, टॉपिक तो सारे हो गए। अब जो सम्स बचे हैं तो वही पैकअप करने हैं, तो वो कल कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा।